नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप बुलाती हैं बहुत अच्छा लगता है। काफी कुछ हो रहा है दुनिया में। इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है, जहां देखो उधर आग लगी है। जिसको देखो वो ठोक रहा है एक दूसरे को। चलिए, पागल हो गई ये दुनिया। अच्छा है कि मेरी 74 साल की उम्र है, बहुत जल्दी चला जाऊंगा। मैं नहीं सर देखना चाहता ये सब कुछ। ऐसे ये सब मत तो बोलिए सर। अच्छी बात। जेलेंस्की क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे करेंगे। गाजा में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन हमारे बिल्कुल पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं वहां कई बार गया हूँ। वहां के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है, रहा हूँ वहां कुछ समय। कभी पोस्टेड नहीं था, बट आई बीन विजिटिंग। एक तो पहले मुझे वो देश बहुत पसंद है, मेरे बहुत से मित्र हैं उस देश के, और भारत से बहुत प्यार करते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का मानना है कि बेसिकली ये दंगा शुरू हुआ है कि यंग लोग वहां के भड़क गए थे, क्योंकि आप लोगों ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रतिबंध लगा दिया। सरकार डर गई थी कि ये जो यंग पीपल है, जिसे आप जेन जी कहते हैं, ये पहली जेन जी रेवोल्यूशन हो रही है। जनरेशन जेड, नौजवान जिनकी उम्र 15 से 25 तक है। मैं तो जेन ए का हूं ना, एंशंट, पुराने ख्यालों के। तो ये जो जेन जी वाले हैं, इन लोगों ने देखा कि वे हमारी जो कम्युनिटी जो है यंग पीपल की, हम एक्सचेंज करते थे इंफॉर्मेशन, उसको इन्होंने बैन कर दिया। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया तो एक दूसरे से बात कैसे करोगे? मिसाल के तौर पे हर महीने हजारों नेपाली चले जाते हैं देश छोड़ के, क्योंकि वो अपना भविष्य वहां नहीं देखते। हमारा एक पड़ोसी है आतंकिस्तान, उसका पता नहीं दूसरा नाम क्या है। वहां से भी लाखों की तादाद में लोग हर साल भाग जाते हैं, बिकॉज दे सी नो फ्यूचर। वो चाहते हैं कि हम विदेश में जाएं, कुछ पैसे बनाएं, कुछ करें। यहाँ पे तो कोई भविष्य है नहीं। तो नेपाल की भी यही हालत है, बहुत से लोग चले जाते हैं। फिर भारत में फौज में उनके भर्ती होते थे, फिर जब से अग्निवीर सिस्टम शुरू हुआ है तो वहां पर भी भर्ती कुछ कम हो गई है। अब मेरा मानना है कि ये लोग जिन्होंने ये आंदोलन किया है, काफी देर से ये परेशान थे। तीन मेन चीजें हैं जो इनको नाराज कर रहे। सबसे पहला है भ्रष्टाचार। मैं वहां गया हूं बेटा, यू कांट इमेजिन कि कितना भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्ट देश है वो। सरकारी अस्पताल में जाओ, जहां पर एडमिशन फ्री है, डॉक्टर कंसल्टेंसी फ्री है, मेडिसिन फ्री है, वो भी घूस मांगेगा। स्कूल में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए, वो घूस मांगेगा। और कुछ काम कराना है सरकार में कहीं जाके, कैन यू बिलीव दिस, आप अगर किसी शहर में रहते हैं, आप अपनी बिजली का बिल जमा कराने जा रहे हैं, तो वो घूस मांगेगा, मैं नहीं करूंगा, बिजली काट दूंगा तेरी। Now with this kind of this level of corruption, naturally young लोग नाराज। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यू आर नॉट वर्किंग टू योर पोटेंशियल। जो आप कर सकते थे आप वो नहीं कर रहे, उससे बहुत कम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है 20% है अनएम्प्लॉयमेंट, झूठ बोलते हैं। बहुत सी सरकारें झूठ बोलती हैं। माई फिगर्स जो मेरे दोस्तों ने बताया, मेरी नेपाल में उनसे बात होती रहती है, इंटरेस्टिंगली व्हाट्सएप पे कहते हैं प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन व्हाट्सएप पे तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वहां से। हो सकता है वो कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो वहां पर इट्स क्लोजर टू 60%। यानी 100 में से 60 नौजवान, जिनको हम जेन जी कहते हैं, 15 से 25 साल की उम्र के, उनके पास रोजगार नहीं है। ये दूसरी बड़ी चीज जो इनको तंग कर रही है। और तीसरी, महंगाई। वहां का एग्रीकल्चर खत्म हो गया है। और जो यंग पीपल हैं, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, जिनके पास अपनी नौकरी नहीं, उनको हर चीज महंगी अब मिलने लगी है। एक जमाना होता था जब भारत में जो अमीर लोग थे वो भाग जाते थे नेपाल। उस समय वो खरीदने के लिए कॉर्डलेस फोन लेने, ये लेने, वो लेने नेपाल में आते थे, भारत में नहीं आते थे, हमारे प्रतिबंध थे। अब उल्टी चीज है, वो यहाँ आते हैं हर चीज लेने के लिए। तो नेपाल में अब इतनी महंगाई हो गई है कि दो वक्त की रोटी भी अब मुश्किल से मिलती है लोगों को। अब जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज किया है, पहली डिग्री ले ली है, बीए किया है, बीएससी किया है, या एमबीए या बीबीए किया है, वो बड़े नाराज हैं। अब इन इश्यूज को टैकल करने की बजाय वहां के जो बुजुर्ग आ रहे हैं मेरी उम्र के, वो तो लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में। सब बुढ़े हैं। ये केपी शर्मा ओली भी मेरा ख्याल मेरे से 1-2 साल छोटा होगा, 72 साल की उम्र है। इस किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, जो भारत में कराई थी। है कम्युनिस्ट, भारत के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन जब बीमार होता है तो यहाँ भागा आता है कि हाय मेरी जान बचा दो। ये बड़ी मजेदार चीज है इन लोगों की। मेरा मानना है कि ये जो मूवमेंट, जो लोगों का डिससेटिस्फैक्शन था यंग पीपल का, उसका फायदा उठा लिया। बेटा, ये मैंने कई जगह देखा, बांग्लादेश में भी देखा है, सूडान में देखा है, मैंने इसको जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इसको इथियोपिया में देखा है, मैंने इसको कैमरून में, जहां जहां मैं रहा हूँ,
मैंने देखा क्या होता है कि एक डिसेंट का, एक नाराजगी का कारण बनता है, फिर कोई दूसरी पावर उसका फायदा उठाती है, चिंगारी लगा देती है ताकि आग लग जाए। अब नेपाल में किसने किया? पहली चीज तो एस्टेब्लिश हमने कर दिया कि यंग लोगों में बहुत नाराजगी थी सरकार के प्रति। सरकार बैठी हुई थी, अपना पैसा खाते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं एक्सेट्रा, एकदम टोटली करप्ट। तो ये केपी शर्मा ओली साहब और वो प्रचंड साहब, ये हैं तो कम्युनिस्ट, पर नाम के कम्युनिस्ट हैं, ये तो वर्स देन कैपिटलिस्ट है, ये लोग जितना खा सकते हैं खाएं। अब ये जब अंडर करंट ऑफ एंगर, अनोयंस है, तो लोग क्या करें? तो फिर जो विदेशी भागते हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कौन है, वो फिर इसका फायदा उठाते हैं। ये इसकी तख्ता पर पलट करें सरकार की और अपनी चॉइस की सरकार बनाए। नहीं तो बांग्लादेश में जो हुआ था, अगर बांग्लादेश के नौजवान लोग असंतुष्ट नहीं होते, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन शेख हसीना से नाराज थे, उसने क्या कोशिश की कि अगर ये मेरे अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, सर फोड़ दो सबके। नेपाल में भी यही हुआ। अभी लेटेस्ट फिगर मेरे पास आया है कि 30 बच्चे गोली का निशाना उनको बनाया गया, मर गए। और मेरे डॉक्टर फ्रेंडों ने कहा गोली माथे में मारी गई है। इसका मतलब डिलिबरेट किलिंग ऑफ यंग पीपल, या पैर में गोली मारो, उसको माथे में मारने की क्या जरूरत थी? तो ये चीजें जो इस समय चल रही है, सरकार ने जो रिएक्शन किया है, क्यों ऐसा रिएक्शन किया बेटा, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये ओली फोली और वो चंडा पंडा प्रचंडा जो भी उसका नाम है, ये चीन के क्या शब्द इस्तेमाल, चीन के चमचे हैं, महा चमचे। आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त नेपाल में, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का कनेक्शन है। आपको याद होगा कि देश की राजधानी में, भारत में भी, पूरे देश में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था 2011 या 12 में, जिस लड़की का बलात्कार हुआ था बस के अंदर और उसकी बॉडी को बाहर फेंक दिया था, आपको याद? और फिर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी देश की राजधानी में, जो इलाका है बिटवीन इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन, उसको पूरा घेर लिया था बच्चों ने। और मैं आपको एक चीज मजा बताता हूँ कि एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ने मुझसे बताया था, उनको आदेश मिले थे कि भाई इसको कंट्रोल करो, अगर जरूरत पड़ी तो आप भी फोर्स यूज करो। तो कमिश्नर साहब जो रिटायर्ड है, उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया था कि मैं अपने बच्चों पे गोली नहीं चलाऊंगा। व्हिच इज अ वंडरफुल थिंग टू डू। हमने, अगर हम भी भड़क जाते, सरकार भड़क जाती, एक तो सरकार टूट जाती, ऑपोजिशन वाले तो तैयार होते हैं कूदने के लिए कि फायदा उठाओ इसका, लेकिन नहीं हुआ तो वो अपने आप सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। यहाँ पर जो आप लोगों ने, चीनियों ने आपको सिखाया, क्योंकि आपकी फौज को, पुलिस को चीनी ट्रेनिंग चाइनीज देते। आपको याद होगा 1989 में था वो तियाननमेन स्क्वायर, या 1990 के आसपास, अब चाइना में हुआ। और वहां पर आपको याद होगा कि डिफाइनिंग इमेज उसकी थी, एक बच्चा खड़ा हुआ है हाथ ऐसा करके और टैंक आ रहा है सामने से। तो चीनियों का तो लॉ एनफोर्समेंट बड़ा सिंपल है, पहले गोली मारो, फिर गला काटो, फिर बोलो भाई नाम क्या है तेरा। तो ये तो चीजें वो लोग करते हैं। नेपाली पुलिस भी लगता है इस चीज में फंस गए। अब चीन जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चीन चाहता क्या है नेपाल से। सबसे पहले वो नेपाल को अपना चमचा बनाना चाहता है ताकि भारत के अगेंस्ट उसका प्रयोग कर सके, जैसा आपने कहा, द ओनली हिंदू राष्ट्र इन द वर्ल्ड। लेकिन चीनी बेवकूफ लोग हैं, सोचते हैं हम पैसा फेंकते जाएंगे। नेपाल को लोन दिया है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जैसा श्रीलंका के साथ किया था। तो उनको कर्जा देते जाओ, डेट ट्रैप में फंसा दो, एयरपोर्ट बना दो काठमांडू में, साल में 2 जहाज वहां उतर रहे हैं, तो चलेगा कैसे? वो टोटा फोटा जो बनाया है इन्होंने श्रीलंका में, उसका भी वही हाल है। और फिर कहो कि मेरे पैसे वापस कर। श्रीलंका के साथ बड़ी मजेदार चीज थी, मैं तो गया था, मैंने बातचीत की अपने दोस्तों से, तो श्रीलंका ने कहा कि हम जाके IMF से मदद मांगते हैं या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। तो IMF तो पहली चीज कहता है कि आपका डेट प्रोफाइल क्या है, कितने पैसे आप दूसरों को देंगे। तो कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं। बोले नहीं, चाइना से कितना पैसा लिया, क्योंकि अगर हम आपको पैसा दें, हम ये नहीं चाहते कि मेरा पैसा चीन के लोन को वापस करने के लिए यूज किया जाए। आपका डेट प्रोफाइल क्या? बेटा IMF या वर्ल्ड बैंक तो बैंक है ना, बैंक। तो बैंक आपको पैसे तभी देगा अगर वो यकीन कर सकता है कि आप उसको लौटा दोगे। अगर आपके पास क्षमता नहीं है लौटाने की तो वो नहीं देगा। तो इन्होंने पहले इनकार कर दिया कि हम नहीं बताएंगे कि चीन के साथ हमारी क्या अग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है। तो मुझे ये पता है, मेरे एक IMF दोस्त ने कहा कि फिर हमारा लोन भी कॉन्फिडेंशियल है, हम कुछ नहीं देंगे तुम लोगों को। तो फिर उनको फाइनली बताना पड़ा और फिर उनको थोड़े बहुत पैसे मिले, और उसमें टाइम बहुत लगा। तो उनकी मदद करने के लिए भारत गया, $3-4 बिलियन हमने उनको दिए थे। श्रीलंका में जाना चाहता था, मेरे एक मित्र थे,
3 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा आप आ रहे एम्बेसडर, मेरे साथ पढ़े हुए थे कहीं, तो उन्होंने कहा कि आप बुरा ना मानिए, कोई तोहफे हमारे लिए मत लाइएगा भारत से, थोड़े दाल और चावल ले आइए, हमारे बच्चों ने खाए नहीं है कई दिनों से। बहुत बुरा लगा, मैं भी तो बाप हूँ। सो आई इमीडिएटली पैक्ड माय सूटकेस, तो चलो जो होना था वो हुआ। अब जो हम देख रहे हैं नेपाल के अंदर, चाइना ने पैसा तो बहुत फेंका है वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिसका कोई फायदा नहीं है। और ये प्रचंडा फटंडा जो ये ओली शोली है, ये बेवकूफ लोग हैं। क्या करना है आपको इतना बड़ा एयरपोर्ट जब उसकी कोई कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है? आप में डेट में और डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। तो ये है जहां तक चाइना की कहानी। उनको पता कि नेपाल पैसे वापस नहीं करेगा। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था, 150 देश उसमें साइन किए। वो एक एक करके सब कह रहे हैं चाइना को, सॉरी बडी, मेरे पास पैसे नहीं है वापस करने को। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी आतंकिस्तान एक चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था। पाकिस्तान ने कह दिया टाइगर पैसे नहीं है मेरे पास, वापस ले, करना है जो कर ले। तो चीन कहता है अच्छा ये बात है, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। बोल क्या करेगा? अच्छा कुछ नहीं कर, नहीं पैसे वापस देते हो मत दो, मैं तो जा रहा हूँ, और पैसे नहीं लगा उनका मतलब है, क्या फर्क पड़ता है। तो इन मामलों में द चाइनीज आर इडियट्स। वो सोचते हैं कि पैसा फेंकने से हम दोस्ती, किसी की लॉयल्टी खरीद सकते हैं। इनको वो श्वार्ज़नबर्ग प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ, जो हमने पहली चीज हमें विदेश सेवा में सिखाई जाती है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में आभार जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जितनी मदद करो किसी के, बाद में कहे जी हमने इतनी मदद की थी, वो ये की होगी अपने लिए की होगी, मेरे लिए थोड़ा किया आपने। अभी तक बांग्लादेशी कई मेरे दोस्त हैं, कहते हैं देखो आप लोग आए थे, आपने ठोका था पाकिस्तानियों को अपने लिए, हमारे लिए नहीं ठोका था। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है उनके साथ। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि चाइना बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया है कि पैसे लगा रखे हैं, पैसे वापस नहीं मिल रहे। अब ये जो सरकार है, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा, मेरे नेपालीज फ्रेंड ने कहा है कि ये केपी ओली शर्मा की सरकार ने बोला जी हमारे पास पैसे नहीं है वापस करने को। तो चीन ने कहा यार फिर इसको हटाया जाए। तो फिर फायदा उठा, ये नहीं कि इन्होंने भड़काया है किसी को, ये ऑलरेडी अनरेस्ट था, उसको बस चिंगारी दी। दूसरी तरफ अमेरिका बैठा, कहता मेरा नंबर 1 दुश्मन चाइना है और मैं चाइना को नेपाल से बाहर निकालूंगा। जैसे बांग्लादेश में भी बिठा दिया था अपने, वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूसुफ खान को, कि तू चीन को बाहर कर। लेकिन यूसुफ खान तो चीन के बिस्तर में घुस गया, फिर अमेरिका उससे नाराज हो गया। तो ये चीजें चलती रहती है। मेरा मानना है कि ये जो ग्राउंड स्वेल, अंडर करंट ऑफ अनरेस्ट था, इसका फायदा चाइना ने उठाने की कोशिश की है सरकार को बदलने के लिए, और अमेरिकन ने उठाने की कोशिश की है कि हम चीन को वहां से बाहर कर दें। भारत का रवैया क्या है? हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, कहते हैं ना रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा उनके साथ। तो कितने हमारे पुराने मिनिस्टर भी होते थे, डॉक्टर कारण सिंह, उनकी पत्नी भी नेपाल के एक रॉयल फैमिली से थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें, हम लोगों के बहुत गहरे संबंध है। उनकी फौज के लोग आते थे, खैर अब अग्निवीर के बाद थोड़ा कम हो गया है उनकी भर्ती। गोरखा लोग हमारी फौज में बहुत सारे थे, उनकी पेंशन वगैरह हमसे सब देते हैं। लेकिन अगर सोचें कि क्योंकि हम ये चीजें करते थे वो हमेशा के लिए हमारे मित्र रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं। सो ये है हमारी पोजीशन, हम बड़े ध्यान से देखेंगे। ये हमारी फितरत नहीं है कि एकदम कूद पड़े, हम पहले असेस करेंगे क्या हो रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारा है, चीन का इतना नहीं है, अमेरिका का इतना नहीं है, क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है। ये नहीं कि कल मैं टैंक भेज दूंगा, फौजें भेज दूंगा, ठोक के आओ उनको। ठोकने में मुझे 5 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन वो हमारी पॉलिसी नहीं है। बांग्लादेश के साथ नहीं किया। वो मुज्जू फुज्जू जो है मॉलडीव्स वाला, वो कितना फुदक रहा था, बाद में कहने लगा ओहो भारत तो मेरा मेरा बाप है, मेरा गुरु है, मेरा ये सब लाइन पे आ जाए। श्रीलंका वाले भी लाइन पे आ गए, नेपाल वाले भी हल्के हल्के लाइन पे आ जाएंगे, आप ये देखेंगी। सो मेरा मानना ये है जो इस समय हो रहा है, एक मूवमेंट चल रही थी, उसका फायदा उठाया। देखिए अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास नेपाल से आया हुआ है, कह रहे हैं कि एम्बेसडर सॉरी टू इन्फॉर्म यू डेथ टोल हैज नाउ क्रॉस्ड 50 बच्चे मारे गए हैं। अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जितनों को मारोगे आप और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो और बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज ये है बेटा, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरे परिवार में हमारी 95% जो हमारी परचेजेस होती है वो ऑनलाइन होती है, इस कंपनी से उस कंपनी से। आजकल तो सब्जियां भी, फल, सब कुछ ऑनलाइन। सेम है सर। नेपाल में भी यही होता था। जब आपने एप्स को सस्पेंड कर दिया तो वो क्या करेंगे, पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसमें भी नाराजगी है कि हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, ई कॉमर्स के लिए भी होता है। बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। भारत में देखिए हम कितने होशियार हैं, हमने अपना बनाया
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम जिसे हम कहते हैं, यूपीआई। तो अगर गूगल भाग जाए, ये भाग जाए, वो भाग, तब भी हमारे पास वो साधन है कि हम पेमेंट कर सकें। वेरी शार्प मूव बाय द प्रेजेंट रेजिम, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये चीजें अब नेपाल के पास नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट पेमेंट करने के लिए, यहाँ व्हाट्सएप, यहाँ गूगल। अगर दोनों बंद हो गए तो अब ऑनलाइन पेमेंट कैसे करो? द नेपालीज लव फ्रीडम, लव डेमोक्रेसी। शहनशाह को मार दिया, तो बाहर निकाल दिया, कितने साल हो गए कि भाई इसको नहीं रखना, राजा को निकाल दो, ये तो एंटी डेमोक्रेसी चाहिए। फिर डेमोक्रेसी आ गई, फिर कई साल, मेरा ख्याल 10 साल, मिड 90 से मिड 2000 तक तो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी चल रही थी, हजारों लोग मर गए थे, नेपाल बहुत बीमार था। अब फिर बीमार होने की संभावना है कि जो लोग सड़कों पे उतरे थे कि राजा को कहने राजा भाग जा, वो कहने कि इसके बाद तो खुशहाली ही खुशहाली है, वो खुशहाली नहीं आई। और ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो रही। आपने तख्ता पलट किया क्योंकि आप सोच रहे थे इसके बाद बहुत अच्छा होगा, नहीं हुआ, तो गुस्सा आपका और बढ़ता है। ये मैंने कई जगह देखा है। सर अभी तो ये जो बच्चे सड़कों पर उतरे हुए थे, यही नारे लगा रहे थे ना, राजा को वापस लाओ। आपको लग रहा है कि रिजीम चेंज जैसी कोई बात होने वाली है? रिजीम चेंज तो 100%। केपी ओली शर्मा इज हिस्ट्री, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन बेटा क्या होता है कि पब्लिक मेमोरी बड़ी फिकल होती है, बड़ी शॉर्ट होती है। आपको याद होगा हमारे अपने देश भारत में इमरजेंसी लगाई थी मिसेस गांधी ने, उसके बाद इलेक्शन हार गई। याद है आपको? क्या आपकी उम्र बहुत कम थी? तो उसमें क्या होता है, जब इलेक्शन हार गई, दूसरी सरकार आई, लेकिन वो आपस में इतने बेवकूफ लोग थे, आपस में लड़ गए। तो फिर लोगों ने दोबारा फिर इलेक्शन में लोगों ने कहा यार कम से कम मिसेस गांधी के टाइम में स्टेबिलिटी तो थी, उसको वापस लिया। सो पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। क्या चाहता है एवरेज नेपाली, क्या चाहता है एवरेज भारतवासी? भारत में तो हो रहा है, नेपाल में नहीं हो रहा है, उनकी हालत खराब है। उनकी पर कैपिटा इनकम $1500 है, हमारी $3000 है सालाना, इन रियल टर्म्स। 25 साल उनकी मीडियन एज है, हमारी 29 है, यानी आधे नेपाली 25 से कम है, आधे नेपाली 25 से ज्यादा है। तो ये यंगस्टर्स हैं जिनको गुस्सा आ रहा है। ये पहली बार जेन जी रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। चाहता क्या है? वो चाहता है भविष्य अपना, गिव मी बैक माई फ्यूचर। वो चाहता है अपने भविष्य को खोद लेना। नहीं तो जब 60% अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या भविष्य है उसका? तो ये चीजें देखते हुए मुझे यकीन है कि ये मूवमेंट अब रुकेगी नहीं, ये सरकार चली जाएगी। अगर मैं केपी ओली साहब का सलाहकार होता, जैसे कई देशों में मैं हूं, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस समय सड़कों पर इतना गुस्सा है, इसको दबाने की कोशिश मत करिए। आप रिप्रेस करेंगे वो और भड़केगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आप जो आग लगी हुई है, अगर आप उसको जोर से, उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो ऐसा होगा जैसे आप तेल डाल रहे हैं, उसके अंदर घी डाल रहे हैं, वो और बढ़ेगी। अब ये रुकने वाला नहीं है। ओली साहब, मेरा मानना है कि केपी शर्मा ओली साहब चले जाएंगे छोड़ के, एक इंटरिम सरकार बनेगी, बहुत देशों में देखा, फिर इलेक्शन होगी और फिर यंग लोगों के बीच में से कोई लीडरशिप इमर्ज करेगी। ये मेरा मानना है। उम्मीद करता हूं। नेपाल बहुत बीमार रहा है, जब कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी बनी थी, चल रही थी 10 साल के लिए, बहुत से लोग मरे। उम्मीद करता हूं ये देश जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत से मेरे तो बहुत अच्छे लोग हैं, उम्मीद करता हूं कि शांति आएगी। लेकिन मेरा दिल चाहता है शांति आए, मेरा मन कहता है इतनी जल्दी नहीं आएगी। जिस तरह से हमने देखा कि भारत के आसपास कितना अनरेस्ट है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, एक ही देश है इस पूरे एरिया में जो एक चमकता हुआ सितारा है स्थिरता का, वो भारत। और ये चीज कहीं ना कहीं यूएस जैसे देशों को भी चुभ रही है ना, भारत का डेवलपमेंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए बेटा बड़े ध्यान से, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उसका फायदा उठा के एक चीज आपसे बांटना चाहता हूँ। 65 में हम जंग लड़े, 66, 67 में वर्षा नहीं हुई थी। मेरी माँ भारती फटी हुई थी, अकाल था देश में। तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने। अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है, भारत की प्रधानमंत्री भीख मांगने आई है। ऐसी चीजें नहीं कहते किसी देश के नेता के बारे में। अमेरिकन तो बेवकूफ है बिल्कुल, टोटली, जैसा ट्रम्प साबित कर रहा है। वो वापस आई और बोली कि अब हम अनाज या भोजन की भीख किसी के सामने, किसी से नहीं लेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। आज हम दुनिया का नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन है, नंबर 2। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्प है, आपके जो गोडाउन है, आपको कोई आइडिया है उसमें कितने हमारे फूड ग्रेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं? मैं बता दूं, 8 करोड़ टन, 80 मिलियन, 8 करोड़ टन हमारे फूड ग्रेन रिजर्व्स हैं। दुनिया की आबादी 800 करोड़ की है।
अगर हम इस फूड के साथ, क्योंकि एक दिन में आप 1 किलो खा लेंगे अनाज और चावल, और ये 2 चीजें हैं, अनाज और चावल, 1 किलो से ज्यादा नहीं, साल का 350 या 400 किलो खा लेंगे। अगर ये 8 करोड़ टन हमारे पास है, पूरी दुनिया को, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, पूरी दुनिया को थ्योरेटिकली हम लोग 25 साल तक खिला सकते हैं। अब जिस देश में ऐसी स्थिति हो तो वहां का आत्मविश्वास कहां से कहां चला जाता है। बेटा ये मैं सिर्फ एम्बेसडर होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एज एन ऑर्डिनरी एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया मैं कह रहा हूं, टुडे आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। आज मैं किसी के सामने आंख झुकाता नहीं हूं, आंख से आंख मिला के बात करता हूं कि टाइगर तेरी मदद मुझे नहीं चाहिए। मैकडोनाल्ड ट्रम्प को सही तो कर दिया हमने कि मैं ये कर दूंगा, अरे कर ले जो करना। नहीं, आप रूस के साथ अपने संबंध कमजोर करो, क्यों भाई, तू मेरा चाचा है, तो अंकल किसी और का होगा, मेरा नहीं है। भारत वही करेगा जो भारत के हित में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये 140 करोड़ भारतवासी कह रहे हैं। एक चीज जरूर मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने की है, ये जो सैंक्शंस लगाए और टैरिफ लगा दिए, उसने पूरे भारत को यूनाइट कर दिया है बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर, ये जरूर हुआ है। ये रॉबर्ट मर्टन का लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन परिणाम कई बार उल्टा होता है। और फिर रूस और भारत की दोस्ती तो और मजबूत हो रही है। हाँ, चीन के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कुछ एरियाज में, लेकिन चीन पे हम भरोसा नहीं करते हैं। मैं तो 62 का मरीज हूं एक तरह से, मेरा परिवार अनाथ हुआ था 1962 जंग में, वो अभी तक चुभता है मेरे को 74 साल की उम्र में भी। तो इसमें चीज ये है कि चाइना के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कुछ हद तक करेंगे, अगर पॉलिटिकली नहीं, बॉर्डर इशू पे नहीं, बाकी एरियाज में हम देखते हैं कैसे हमारे जो संबंध है और सुधरे। और रूस के साथ तो 1 घंटा जब गाड़ी में बैठ के बातचीत करता है व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो मेरे कुछ दोस्त कहने लगे क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा 15 साल रुको, फिर मैं किताब लिखूंगा, अगर जिंदा रहा आपको पता लग जाएगा क्या बातचीत। यूक्रेन की बात होगी, गाजा की होगी, बायलैटरल डिफेंस डील, ये चीजें बहुत जरूरी है। रूस ने कभी कुछ नहीं किया जिससे मुझे चोट लगे। जब 71 का जंग हुआ था, सारे पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, उसने नहीं लगाया। 1998 में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, सारे गोरों ने लगाए हमारे ऊपर प्रतिबंध, रूस ने नहीं लगाया। 1999 में अमेरिका ने हमको जानकारी नहीं दी जो हम चाहते थे जब कारगिल हुआ। रूस कभी भी कुछ नहीं किया जिससे हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करे, ना हमने कुछ किया है जब रूस के इंटरेस्ट को हट के। तो जो हम अमेरिका के बारे में कहते हैं नेचुरल पार्टनरशिप, वो तो भारत और रूस के बीच में इसेंशियल पार्टनरशिप है। इट्स अ परफेक्ट पार्टनरशिप। नेचुरल है कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, बट इट्स अ परफेक्ट पार्टनरशिप। रूस जो चाहता है मैं उसको दे रहा हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दोस्त हूँ, ये वो, और जो मुझे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफेंस चाहिए, कुछ मेडिकल सपोर्ट कुछ मेडिकल एरियाज में चाहिए एक्सेट्रा, वो रूस मेरे को देने को तैयार है। और तेल दे रहा है डिस्काउंटेड रेट्स पे। अब तो खैर हमने थोड़ी सी अपनी ऑयल परचेजेस कम कर दिए क्योंकि डिस्काउंट वो लोग कम कर रहे हैं। जब सोवियत संघ होता था मैंने तो कुछ भी तेल नहीं लिया उससे, और पहले 20 साल जो सोवियत संघ के टूटने के बाद, या तकरीबन 30 साल, मैं तो रूस से 1% या 2% जो मेरी रिक्वायरमेंट थी रूस से लेता था। लेकिन जब यूक्रेन पे वो गया, क्योंकि उसको मार्केट चाहिए थे, तो उसने हमसे कहा यार देखो पूरी दुनिया में तो $100 का, मैं आपको 50 का देता हूँ। मैंने कहा जी आयानू, जितने जहाज तेरे पास है सब भेज दे मेरे पास, जितना तेल तेरे पास है मेरे पास। सो इट इज अल्टीमेटली आप वही चीज करते हो जो आपके इंटरेस्ट में है। लेकिन सर यही चीज तो डोनाल्ड ट्रम्प को रास नहीं आ रही है ना, अब तो थोड़ा यू टर्न मारा है। जेलेंस्की को देखो, उसके नाम की दुकानें भी तो हैं मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड ट्रम्प को बोलो जाके मैकडोनल्ड की रोटी खाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर तू नाराज है तो मेरा क्या जाता है। चाणक्य ने क्या कहा था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। कहीं नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होगा। भाई रूस मेरा दोस्त है, तो अगर रूस का कोई दुश्मन है जैसे अमेरिका, ये जरूरी नहीं है कि मैं अमेरिका को दुश्मन बनाऊं। अमेरिका मेरा दोस्त है, उसका दुश्मन रूस है, ये जरूरी नहीं है कि मैं रूस को अपना दुश्मन बनाऊं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को अब हल्के हल्के समझ आ रहा है कि मैं दुनिया का शहंशाह नहीं हूं, वो समय खत्म हो गया है। हाँ, याददाश्त है उनकी अभी भी। ही वॉज अ यंग मैन जब मैंने आपको जिक्र किया, जब हमने अनाज लिया था उनसे 9 और 11 मिलियन टन, 90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख टन, वो उसको याद है कि तो गरीब देश है, इनके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं, पीने को नहीं है। अब हैरान होते हैं, हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, सब देख के आंखें ऐसी चौड़ी हो जाती है, यार ये क्या हो गया भारत को। मैंने कहा आप तो कुंभकर्ण की संतान है, आप तो सो रहे थे, और भारत चुपचाप से डेवलप कर रहा था।
हम शोर नहीं मचाते बेटा। चीन तो बहुत शोर मचा, मैं ये कर दिया वो कर दिया, और आतंकिस्तान भी बहुत शोर मचा। हम चुपचाप से, हमारे को चाणक्य ने यही सिखाया है। चाणक्य तो, मैं तो उसकी संतान हूँ बेटा। मेरी बेड साइड टेबल पे चाणक्य नीति यहीं कहीं पड़ी होगी वो किताब, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए किताब का शीर्षक क्या है, चाणक्य पढ़ पा नीति। रही है? चाणक्य चाणक्य। नीति। रोज रात मैं इसके साथ सोता हूँ, इस किताब के साथ, हर रोज एक चैप्टर पर चाणक्य नीति। तो उसने यही कहा था आचार्य चाणक्य ने कि चुपचाप से करो, ज्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो दुश्मन बनेंगे। अब मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी भी, मैं तो दुनिया का शहंशाह तो है, मेरा क्या जाता है, अपने घर में रहे। मैंने जी मध्यस्थता करा दी थी, मैंने सीज फायर करा दिया था भारत और पाकिस्तान के, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि हम लोग किसी की मध्यस्थता में विश्वास नहीं करते, हम बायलैटरली झुके। हमने ये नहीं बोला कि ये झूठ बोल रहा है, वो हमारी फितरत नहीं है। कहना कि डोनाल्ड ट्रम्प तो बकवास कर रहा है ना, उसने कह दिया जो कहना है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्टली उनसे बातचीत की थी। अब कोई उससे नाराज हो जाए ना हो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो ये भी सुना है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब महाभारत को दोबारा कह रहे हैं लोगों को कि लिखो कि वो कौरव पांडव के बीच में जंग नहीं हुआ था, मैंने सीज फायर करवा दिया था। तब तो किसी ने बताया होगा कि महाभारत में भी जंग उससे बिल्कुल नहीं हुआ था, मैं वहां पहुंच गया था। सर ये जो अभी जेलेंस्की है, पहले तो जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात किया और भारत भी आना चाहता था। अब कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो भारत पर सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, टैरिफ लगाए, वो बिल्कुल सही लगाया। इसका नाम क्या है? बेगिंस्की। बेगिंस्की है ना इसका नाम, बेग करता रहता है ना सारा वक्त। तो ये जो बेगिंस्की है, ये किसी सर्कस में जोकर होता था ना पहले। कॉमेडियन। हाँ, किसी सर्कस में काम करता था। उसको बोलो जेमिनी सर्कस में, आज आज ही सुबह अखबार में इश्तिहार आया था, एक जोकर की जरूरत है, आजा तेरे को नौकरी यहाँ दे देंगे। बेवकूफ आदमी है। भारत के प्रधानमंत्री गए थे, दोनों देशों से बात की थी, रूस से भी और यूक्रेन से भी, शांति के लिए हम गए थे। दुनिया हमसे कह रही थी जाके बात करो। फिर मुझे याद है इसने कोई प्रेस इंटरव्यू, हो मोदी को ज्यादा शांति चाहिए, पुतिन को नहीं चाहिए। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है कि पश्चिमी देशों ने कह दिया तू तो मानव इतिहास में सबसे बड़ा जनरल है। उसको ये नहीं पता राइफल उठाते कैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जनरल बन गया दुनिया में। तो कहने का मैं तो शहनशाह बन गया। जब झापड़ पड़ते हैं तो फिर गाली देता है, अमेरिका को गाली देता है, यूरोप को गाली देता है। फिर अमेरिका कहता है अबे एक भी हथियार नहीं, नहीं नहीं आप तो दुनिया के सबसे अच्छे देश हैं। ये बेवकूफ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह इसको डोनाल्ड ट्रम्पाइटस हो गया है। ट्रम्पाइटस वो बीमारी होती है, भेजा फ्राई हो जाता है, इसको वही हो गया है। तो ये मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ करता है, सोचता है कि अमेरिका की चापलूसी करने से वो कुछ और हथियार दे देंगे, क्योंकि जो अभी जंग चल रही है, जो रूस ठोक रहा है और ये रूस का मुकाबला कर रहे हैं, इसके अपने हथियार नहीं है। और ये कभी बताएगा नहीं, इसने प्रतिबंध लगाए, ये मत बताओ मेरे कितने सिपाही मारे गए हैं। जितने मरते हैं रोज, आपको लगेगा कि 100 करोड़ की सेना है इसके पास, जबकि उसकी आबादी 3 या 4 करोड़ की, और आधे तो भाग गए हैं उस देश से। वो भी नहीं बता, झूठ पे झूठ पे झूठ ये करते हैं। और मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब इसको कह रहे हैं तू और लड़, कोई बात नहीं, मैं तुझे हथियार दूंगा जो, और नेटो उनके पैसे देगा, अमेरिकन सप्लाई, यूरोपियन देश उसके पैसे देंगे, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री बल्ले बल्ले भांगड़ा करेगी, और यूक्रेनियन लोग कब्रों में लेटते जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, आपको उसको परवाह है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ यूक्रेनियन मर जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है। सर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को और वो हमास को भी आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप का और इसराइल का मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं तो रहा हूं उस एरिया में बहुत साल। सिंगल माइंडेड फोकस, अगर हमें जिंदा रहना है, इसराइल को सरवाइव करना है, तो हमास जैसी संस्थाओं को खत्म करना है, सिंपल। तो मेरा ये मानना है बेटा कि जो ट्रंप कह रहा है और नेतन्याहू साहब जो कह रहे हैं कि अब ये दोबारा कभी नहीं, वो सिंगल माइंडेड फोकस है। तोड़ डालो गाजा में जो कुछ है, उसको रड़ा मैदान बना दो, रेगिस्तान बना दो। रेगिस्तान क्या, समुद्र साथ में पानी तो आएगा, उसको बिल्कुल फ्लैट कर दो, फिर हम वहां पे कुछ और बनाएंगे, और वो रुकने वाला नहीं है। और ये जो बाकी आपने देखा होगा, अरब देश जो है, हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं उनके साथ, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई कुछ शांति हो जाए, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि हमास जैसी संस्था फिर उठे, क्योंकि हमास ने तंग किया इसराइल को, और फिर ईरान बीच में कूद पड़ा, उसको ठोक रहे हैं इसराइली, कभी इसको ठोक रहे हैं उसको ठोक रहे हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है इस समय। अब ये कहना कि उसने 50,000 मार दिए, 1 लाख मार दिए, 2 लाख मार दिए, अल्टीमेटली बेटा जब एक छोटा सा देश है इसराइल जैसा, जिसकी आबादी ज्यादा नहीं है, उसके आप 1300 1200 1500 लोग मार दो तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए हर इसराइली यही कहता है कि जिससे भी मैं भले ही वो ऑपोजिशन का हो, कहता है बीबी नेतन्याहू अच्छा आदमी नहीं है, ये है वो है, लेकिन कहता है वो जो हमास के साथ कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसराइल का सर्वाइवल इसमें है।
तो डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें मिल गया। अब पता नहीं जेलेंस्की जो जूइश यहूदी फैमिली से आता है, पता नहीं वो क्या कहेगा, वो पूछेगा डोनाल्ड ट्रंप से। आजकल तो सुना है कि वो फोन करता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुझे बाथरूम जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं? तो ट्रंप कहता है अच्छा ठीक है 5 मिनट के लिए चले जाओ, ज्यादा मत जाओ। क्या बेवकूफ आदमी है। दीज आर नॉट, भारत आपका दोस्त है, भारत विश्व मित्र है, सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। ऐसी चीजें क्या जरूरत क्या कहनी? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा ना, बोल, और तो कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी यूरोपियन देश ने नहीं कहा। तू क्यों फुदक रहा है बीच में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तू चमचा है, सारी दुनिया को साबित कर दिया कि मैं गया था व्हाइट हाउस में, उसने मुझे भोजन खिलाया, बाकी मैंने उसके जूते वूते पॉलिश कर दिए, चमका दिए थे। बचपना है, या तो उसका दिमाग फिर गया। सर, ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, अमेरिका 25% से 50% लगा चुका है, इसका कोई सॉल्यूशन दिखता है आपको? कुछ होगा? 100%, 100% बेटा, मैं बताता हूँ आपको। मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब, चलिए आप चाहते हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में, दुनिया में जितनी फैक्ट्रियां हैं 1 करोड़, वो सब अमेरिका आ गई। जितनी कार का एग्जांपल लेता हूं, जितनी गाड़ियां बनाती हैं दुनिया में, सब अमेरिका में आके बनाई। प्रतिदिन आप 10 करोड़ गाड़ियां बनाओगे, बेचोगे किसको? आपकी तो 34 करोड़ की आबादी है, किसको बेचोगे? चीन आपसे एक चीज नहीं खरीदेगा क्योंकि आपका संबंध ठीक नहीं है, यूरोप के पास पैसे नहीं है। कौन सा मार्केट बचता है बेटा? भारत बचता है, मेरे पास नहीं। अमेरिका की ताकत है टेक्नोलॉजी, चाइना की ताकत है, एक टाइम होती थी उसके आबादी, और मेरी ताकत है मेरा मार्केट। एक चीज आपको और बताता हूं, बड़ा मार्केट जो होता है ना, ये हमारी मानसिकता बदल गई। ये मैंने देखा था जब मैं मलेशिया में पोस्टेड था इन द 1990s। तो उस समय हम उनसे बहुत पाम ऑयल लेते हैं, तो हम उनसे मिन्नतें करते थे, हाथ जोड़ते थे कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति अर्ली 90s में ठीक नहीं है, तो आप क्रेडिट पे दे दो। तो ऐसे छाती फुला के आए, देखेंगे, सोचेंगे, हाथ जोड़ो और फिर देखेंगे। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी आए थे वहां मलेशिया में। तो बताया गया कि साहब ये बहुत फुदकते हैं जब हम इनसे कंसेशनल टर्म्स पे या लोन पे या डिफर्ड पेमेंट पे पाम ऑयल लेते हैं। तो पूछा उन्होंने कि और कौन से देश पाम ऑयल? हमने कहा इंडोनेशिया। कहते हैं ऐलान करो कल से मलेशिया से नहीं इंडोनेशिया से लेंगे। वो पाम ऑयल की प्राइस मलेशिया में क्रैश होगी तो उनके लीडर, अरे माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। क्योंकि अगर आप बड़ा मार्केट है तो आप उसको लेवरेज कर सकते हैं। वही अमेरिका के साथ कर रहे हैं। हमने बिल्कुल गाली नहीं दी किसी को। और एक वहां पे है डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर, कोई बिजारो या मत मारो, ऐसा ही कुछ नाम है, पता नहीं क्या। हाँ, ऐसा कि मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूँ। तो श्री बिजारो तो रोज लगे रहते हैं, ब्राह्मण आ गई है, द फेलो इज अ लूनाटिक। इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है छोटा मोटा, बिल्डिंगें बनाता है, सड़कें बनाता है, गोल्फ खेलता है। सो ऐसे लोग जो हैं, जब वो सरकार वहां की चला रहे हैं, समटाइम्स आई फील सॉरी फॉर अमेरिका। उस देश को मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई हैव 2 ग्रैंड डॉटर्स जिनका जन्म वहां हुआ था। आई लव दैट कंट्री। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े खुले दिल वाले हैं, जैसे नेपाल के लोग हैं, वेरी नाइस पीपल। लेकिन फिर 34 करोड़ में से यही मिलता है नेता बने, इसकी भी हमने आलोचना नहीं की है। हमने यही कहा अमेरिका विल रिकवर। मेरा मानना है कि वो ठीक हो जाएंगे। अब तो कचहरी में चले गए मामले। हाँ, 14 हो अक्टूबर को सकता सुनवाई है है सुप्रीम कचहरी, कोर्ट में। हाँ कचहरी कह दे कि ये इलीगल है, फिर क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप कचहरी की परवाह नहीं करता, बड़ा घमंडी है। ठीक है, हो गया तो हो गया, बाकी बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले, जो करना है कर। लेकिन लाइन पे आना पड़ेगा, क्योंकि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक अमेरिका अलोन अगेन करना है। एक भी दोस्त नहीं है अमेरिका का दुनिया में अब। ये सब जो चमचे थे वो डरते हैं। आपने देखे नहीं वो तस्वीर, जब वो यूरोपियन यूनियन वाले पहुंच गए थे जेलेंस्की के साथ, जेलेंस्की के साथ जब गए डोनाल्ड थे। ट्रंप ऐसे बैठा होता है जैसे स्कूल मास्टर होता है, और सब सर गलती हो गई, माफ कर दो। यूरोप कभी भी उस तस्वीर को भूल नहीं पाएगा। और अगर अमेरिका सोचता है कि उस तस्वीर के कारण उसकी छवि बढ़ गई है, मेरे जो यूरोपियन फ्रेंड्स कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए हमारे लीडर्स को, जैसे वो उसके सामने झुक रहे थे। ये पब्लिक रिएक्शन होता है। लीडर्स तो उसके डर गए ट्रम्प साहब से, क्योंकि आप इतने डिपेंडेंट हो गए थे। भारत इतना डिपेंडेंट नहीं है। जो हमने जंग लड़े हैं आतंकिस्तान के साथ, मैंने अपनी ताकत पे लड़े और ठोका अपनी ताकत पर। ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर ट्रम्प साहब कि भारत को तो हमेशा मेरा डिपेंडेंट होना चाहिए। और टाइगर, 140 करोड़ लोग किसी के डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये ताकत है मेरी माँ भारती की। आप जैसी बेटियां हैं हमारे पास, किसी के सामने नहीं झुकेंगे बेटा। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा सूरज डूब रहा है, आपका उभर रहा है। यही याद रखना है कि कभी भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और अब 14 अक्टूबर को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहना शुरू कर दिया है ना कि अब अगर ये वहां पर भी रिजेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। शायद सुप्रीम कोर्ट के बहाने बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ताकि कहने को हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मुझे करना पड़ा, पछता तो अंदर खाने रहे होंगे। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या बोला कि बहुत जल्दी समझौता हो जाएगा, वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। वी आर टू स्मार्ट मैम, हम उसको एक रास्ता दे रहे हैं। ये कहना कि समझौता हो जाएगा, वो जाके हम लोगों से कहेगा देखो भारत कह रहा है चलिए मेरे आगे हाथ जोड़ रहे थे। तो मेरा मानना है कि जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नवंबर तक एक अग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये बोलेगा अपने लोगों से, मागा शागा वालों से, देखो यार वो पीछे पड़े हुए थे, मैं क्या करूं यार, मैं तो इतना महान आदमी हूँ, इतना महान देश है, मैंने कहा चलो माफ किया बच्चे, हम टैरिफ हटा दें। कभी हमने ना तेरे से कहा टैरिफ हटाओ माफ करो, कुछ नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी तेरे से। कुछ लोग कहते हैं वो ट्रम्प बड़ा खुश होगा अगर एक महीने उनका कोई है वहां पे स्पुतनिक कॉमर्स सेक्रेटरी, स्पुतनिक पुटनिक मुटनिक ऐसा ही कुछ नाम है, तो उसने कहा जी एक दो महीने में मोदी आके माफी मांगेगा। माफी किस बात की भाई, मैंने गलत क्या किया है? ये जो हम बार बार कह रहे हैं अग्रीमेंट आने वाला है, ये उसकी मदद के लिए है कि देखो वो कितना कह रहे हैं, चलिए मैंने कहा मेरा इतना बड़ा दिल है, मैं मान गया। आप देखेंगे यही। बिल्कुल सर, देखते हैं 14 अक्टूबर को क्या होता है। और साथ ही साथ अभी तो नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो भी चिंता का विषय है, भारत की भी नजर है। लेकिन इतना तो सबको समझ में आ गया कि वहां पर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे चाइना और यूएस का हाथ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सर आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, आपके साथ जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम बेटा, भारत माता की जय। हम लोग बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले, मजा आता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।